उसको किस्तों में 7 साल के किस्तों में पटा सकते हैं, ऐसा है। पहले तो मैं जिले तक सीमित था। पूरा दर्शकों को सादर अभिवादन करते हुए अपनी बात इन शब्दों से आरंभ करता हूं कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ की पुलिस एक मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई पुलिस है, जिनमें मानवीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। और आमतौर पे छत्तीसगढ़ की पुलिस एक उदार और जनता के प्रति फ्रेंडली व्यवहार रखने वाली पुलिस है। उसमें राजनांदगांव भी जिला अपने प्राथमिकता में आता है। आज हम राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक आईपीएस श्री मोहित गर्ग जी के पास है। मोहित गर्ग जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, अपने दर्शकों की ओर से आपका स्वागत भी करता हूं। कृपया आप बताएं कि आप कहाँ के हैं, आपकी स्कूली शिक्षा और बाकी की शिक्षा कहाँ हुई और कैसे आप आईपीएस में कैसे प्रेरणा मिली और आप आईपीएस बने? मैं मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार, मतलब मेरा जन्म जो है वो करनाल जिले के अंदर असंद एक गांव है, वहाँ पर हुआ था। फिर मैं करीब 10 महीने का था जब मेरे पिताजी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और दिल्ली गवर्नमेंट में उनकी नौकरी लगी थी। तो अमूमन पूरा बचपन तो दिल्ली में ही गुजरा है। पढ़ाई लिखाई भी, स्कूलिंग और इंजीनियरिंग भी दिल्ली से करी। उसके बाद एमबीए गुजरात अहमदाबाद से करी और फिर 1 साल नौकरी की आईटीसी हैदराबाद में, मल्टीनेशनल कंपनी। जी, मल्टीनेशनल कंपनी में। और उसके बाद फिर 2012 में यूपीएससी की परीक्षा दी और 2013 बैच में आईपीएस में सिलेक्शन। तो प्रथम प्रयास में ही आप सेलेक्ट हो गए, तब तो आपकी योग्यता का लोहा मानना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। आप राजनांदगांव के पहले कहाँ कहाँ आपका कार्यकाल रहा है? मैं प्रोबेशनर था कोरबा जिले का। हमारे समय में एक और सैंडविच कोर्स बोलते थे, वो 15 दिन में रायगढ़ में भी रहा। उसके बाद मेरी पोस्टिंग सीएसपी सिटी कोतवाली बिलासपुर में रही। फिर उसके बाद एडिशनल एसपी बीजापुर। फिर एसपी में पहला पोस्टिंग मेरा गरियाबंद एसपी शिप रहा। फिर वहाँ के बाद में बीजापुर, नारायणपुर, कवर्धा एसपी शिप की। फिर कमांडेंट 14वीं बटालियन में मैं रहा। फिर उसके बाद बलरामपुर गया। फिर उसके बाद मैं बटालियन 19वीं बटालियन में आया। फिर उसके बाद अभी वर्तमान में राजनांदगांव जिले में। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं, वो कहाँ कहाँ है? बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर। तो बीजापुर से ही आपका सीधे यहाँ ट्रांसफर हुआ है, जहाँ तक मुझे स्मरण? राजनांदगांव जी नहीं, बीजापुर तो काफी पहले था। यहाँ पे मैं आया हूँ जगदलपुर से। सॉरी, जगदलपुर भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जी। और आपके आने के बाद पुलिस का जो चेहरा राजनांदगांव में हुआ है वो एक बहुत उदारवादी चेहरा रहा है, बहुत फ्रेंडली, पब्लिक से बड़े फ्रेंडली रहे हैं। आप अपनी प्राथमिकताओं के बारे में राजनांदगांव को किस पैमाने में आंकते हैं, कृपया बताएं। देखिए, जितना मैं समझा हूँ राजनांदगांव को, राजनांदगांव के लोग सीधे सरल लोग हैं। एक बिजनेस ओरिएंटेड परिवार रहते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है सब खेती और किसानी वाले लोग हैं। ज़्यादा विवादित जगह इस तरह की नहीं है। जो हमारा बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर इलाका नक्सल प्रभावित है। नक्सल की मूवमेंट वहाँ देखी जाती है। फिर क्रॉस बॉर्डर जो क्राइम्स रहते हैं वो, क्योंकि हमारे राजनांदगांव से एक बड़ा एनएच गुजरता है और रेलवे स्टेशन भी है, तो जो इंटरस्टेट क्राइम्स है उसका एक फ्लेवर यहाँ रहता है, उसका परिलक्षिता रहती है। फिर साथ ही डोंगरगढ़ मंदिर है, वो श्रद्धालुओं का एक बड़ा आस्था केंद्र है। और क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन सभी चीज़ों को जब हम समावेश करें तो यहाँ पर पब्लिक बहुत ही सपोर्टिव है। आप किसी भी पार्ट में चले जाएं, खासकर राजनांदगांव शहर और बाकी जिले के बाकी भाग भी, बहुत पब्लिक प्रशासन और पुलिस के साथ हमेशा साथ रह के चलना चाहती है। और ये एक बहुत बड़ी ताकत है इस जगह की। और मेरी प्राथमिकता पुलिस अधीक्षक होने के नाते इसी ताकत को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना, इस्तेमाल करना है। मतलब आपकी बातों से मैं ये बोल सकता हूँ, राजनांदगांव को जो संस्कारधानी की संज्ञा दी गई है वो आप उस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजनांदगांव के लिए, इतनी अच्छी आपके मन में भावनाएं हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है सर, उसमें क्राइम का दर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रेशियो, जब हम क्राइम का पर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जो देखते हैं वर्षवार, क्राइम तो पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। हम हर महीने उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं।
एक्सीडेंट्स में भी कमी आई है, समानांतर कभी कभी हो जाते हैं। नवंबर में एक फेज ऐसा था जब कुछ समय एक्सीडेंट्स काफ़ी बढ़े, फिर दोबारा चीज़ों में सुधार लाने के लिए मीटिंग्स ली गई, उनकी समीक्षा की गई, अब फिर वापस वो एक्सीडेंट की दर कम हो रही है। जी जहाँ तक हम अपराध के अनुपात की बात करें या रेशियो या उनके मेजर हेड्स की बात करें, एक चीज़ जो अभी सिर्फ राजनांदगांव नहीं पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में जो बढ़ रही है वो है हमारी साइबर क्राइम्स का अनुपात। साइबर क्राइम, जी। तो हम सब लोग आजकल डिजिटली कनेक्टेड हैं, सब लोगों के फोन्स सब डेटा रखते हैं, सारा डेटा हमारा क्लाउड पे रहता है, हमारे बैंक अकाउंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। इससे एक बड़ा रिस्क है कि अगर हम सिक्योर नहीं रखते अपने डिवाइसेस को, अपने अकाउंट्स को, तो हम बड़ी आराम से साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं। जी। और इन्हीं चीज़ों पे हमारा फोकस भी है। हम लगातार साइबर जागरूकता पखवाड़ा, साइबर अंजोर रथ, इस तरह के अलग अलग इनिशिएटिव लेके हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें। बीच बीच में हम लोग अलग अलग इवेंट्स भी कराते हैं, अलग अलग जितने भी बड़ी जगह पे मिलता है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग से हम जुड़ सकें, बच्चों से, युवाओं से जुड़ सकें, हम कोशिश करते हैं उन्हें जागरूक करने की, क्योंकि इस अपराध का सबसे बड़ा तोड़ जागरूकता है। अगर हम जागरूक हैं तो बहुत सारे अपराधों से हम बच पाएंगे, मुक्त हो सकते हैं, बच सकते हैं, अपनी और सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जहाँ तक साइबर क्राइम की आपने बातचीत की, तो फिर से एक व्यक्तिगत प्रश्न इसी से जुड़ता आ रहे हैं। आप साइंस साइड के विद्यार्थी रहे हैं, इंजीनियरिंग साइड के? जी। काहे में रहे हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, तो इसलिए आप उसको ज़्यादा बारीकी से पकड़ पाएंगे क्योंकि आपका वो सब्जेक्ट भी रहा है। इसके बारे में आपने यातायात के बारे में कहा है, तो यातायात पुलिस और यातायात की व्यवस्था के बारे में आप राजनांदगांव के नगर के बारे में क्या सोचते हैं? अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो राजनांदगांव काफ़ी